नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्काई एजुकेट के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के प्रकारों के बारे में। वीडियो के पिछले भाग में हम अभिक्रमित अनुदेशन उपागम क्या है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सभी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो यह वीडियो आपके रीट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके साथ ही टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए भी यह उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, यह हिंदी की शिक्षण विधियों की वीडियो सीरीज का भाग 13 है और अभिक्रमित अनुदेशन उपागम ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो कि हिंदी भाषा में एक टॉपिक लगा हुआ है भाषा शिक्षण के उपागम, उसी के अंतर्गत आता है। तो यह रीट के दोनों ही लेवल के लिए उपयोगी है। तो अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। हम इनको और भी ज़्यादा भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो हैं ऊपर वाले 3, रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा है साखीय, जिसको हम आंतरिक अभिक्रम या आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। और तीसरा प्रकार है अवरोही अभिक्रम। चौथा है कंप्यूटर आधारित अभिक्रम और 5वां है अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक बीएफ स्किनर को माना जाता है और उन्होंने 1954 में इस विधि का प्रतिपादन किया। दूसरी है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर और 1960 में उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। और थर्ड प्रकार है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। इसका विकास थॉमस एफ गिलबर्ट ने 1962 में किया। कंप्यूटर आधारित अभिक्रम का विकास लॉरेंस एम स्टालुरो ने किया। और 5वां प्रकार है अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रतिपादक गार्डन पास्क माने जाते हैं। चलिए अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रतिपादक हार्वर्ड विश्वविद्यालय यानी कि अमेरिका के प्रोफेसर बीएफ स्किनर हैं और सन 1954 में उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। ये बात आप पहले ही समझ चुके हैं। स्किनर के अनुसार रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसको समझ लीजिएगा। स्किनर कहते हैं कि जब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप से एक ही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। यानी आपकी जो विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में और एक क्रम में, एक रेखीय क्रम में उसको व्यवस्थित किया जाता है तो उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। तो इसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो ये फ्रेम 1, मान लीजिए यह कोई विषय वस्तु है और इसको हम एक टुकड़े में बांटे हैं और उस टुकड़े का नाम है फ्रेम 1, ठीक है। यानी कि एक छोटे पद में हमने इसको बांट दिया है। इसी प्रकार से सेकंड फ्रेम, थर्ड, फोर्थ और ये चलता ही रहता है आगे तक। यानी कि ये फ्रेम जो है ये अनगिनत चलते रहते हैं आगे तक, जब तक कि अपना उद्देश्य हमें प्राप्त नहीं हो जाता, यानी शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यह चलता ही रहता है। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर फ्रेम क्या है, वो छोटे छोटे पद हैं या वो विषय वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो यह एक रेखीय क्रम में चलता है। यानी कि फर्स्ट फ्रेम में क्या होता है, कोई क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद में एक रिक्त स्थान दे दिया। उस रिक्त स्थान में उस क्वेश्चन का आंसर भरना है, ठीक है। और उसके बाद में यदि आपने सही आंसर भरा है रिक्त स्थान में, तब तो आप सेकंड फ्रेम में चले जाएंगे। और यदि आपने गलत भरा है तो आप उसके बारे में फीडबैक प्राप्त करेंगे कि आपने गलत भरा है तो सही आंसर इसका क्या होगा, और उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो आपको मिलेगी अध्यापक के द्वारा। और फिर आप सेकंड फ्रेम में आएंगे और सेकंड फ्रेम में भी वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आप इसका उत्तर देंगे, चाहे आप सही दें या गलत दें, लेकिन आपको उत्तर देना अनिवार्य होता है।
जो भी क्वेश्चन होता है उसका। अगर आप सही दे देते हैं तो आप नेक्स्ट फ्रेम में चले जाते हैं, और यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपको प्रतिपुष्टि दी जाती है और उसके बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में जो शिक्षण प्रक्रिया है वो इस तरह से एक रेखीय क्रम में आगे बढ़ती है, इसीलिए इसको रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, जो कि स्किनर ने भी यही बताया है कि जब पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों के रूप में क्रमबद्ध रूप में एक ही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि कहते हैं। तो यह जो रेखा है या यह जो रेखीय क्रम है यह तब तक चलता रहता है जब तक कि जो शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये एक रेखीय क्रम में चलता है। चलिए इसके बारे में और कौन कौन सी खास बातें जो आपको याद रखनी है वो देख लीजिएगा। यह प्रश्नोत्तरी की एक सीधी रेखा की तरह चलने वाली व्यवस्था होती है तथा उस समय तक चलती रहती है जब तक कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी कि हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, हमें यानी कि अध्यापकों को बच्चों के लिए, और हमें तब तक उन फ्रेम को चलाते रहना है जब तक कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएं। तो इसका प्रतिपादन 1954 में क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से किया था। किसने किया था? बीएफ स्किनर ने 1954 में। ये 1954 और बीएफ स्किनर, ये बात तो आप समझ चुके हैं, लेकिन किस सिद्धांत के नाम से इसका प्रतिपादन किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अधिगम के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से उन्होंने ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अधिगम की तारतम्यता और अनुक्रिया सभी के लिए एक समान होती है। यानी इसमें जो सीधी रेखा होती है और उसमें पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए तारतम्यता, यानी कि वो जो नियम है कि पहले आप एक आंसर देंगे और उसका यदि आप सही आंसर देते हैं तभी आप आगे जा पाएंगे, और तब तक आप पीछे जब तक सही आंसर नहीं देंगे और जब तक आपको उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होगी आप आगे नहीं जा पाएंगे। चाहे आप एक तीव्र बुद्धि बालक हों, चाहे आप सामान्य बुद्धि बालक हों या मंद बुद्धि, यानी कि उसकी अधिगम की या सीखने की जो तारतम्यता है वो सभी के लिए समान होती है और सभी को समान ही अनुक्रिया करनी होती है। यानी कि समान रूप से आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे। तो किसी भी विशेष स्टूडेंट को छूट नहीं होती है, सभी को उसी क्रम में चलना होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी को समान मार्ग से गुजरना पड़ता है, चाहे वह सामान्य बुद्धि हो या मंद बुद्धि हो या तीव्र बुद्धि, सभी को समान रूप से पद क्रम के अनुसार बढ़ना होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। रेखीय अभिक्रम में बाह्य क्रिया का बाहुल्य होता है, अतः इसे बाह्य अभिक्रम भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको, रेखीय अभिक्रम को या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। तो एक सेकंड नाम भी यहाँ पर आ गया है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? बाहुल्य रहता है किसका? बाह्य क्रिया का, इसलिए इसको बाह्य अभिक्रम भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपके जो कुछ भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे इसकी कार्यविधि को देख करके कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो कार्यविधि है किस तरह से काम करती है। वैसे मूल रूप से मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इसमें विषय वस्तु का एक छोटा सा अंश एक बार में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी विषय वस्तु का कोई भी एक छोटा सा अंश या क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए बच्चे के सामने प्रस्तुत किया गया, नंबर 1। उसके बाद में बच्चा क्या करता है या शिक्षार्थी जो है वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया मीन्स वह उसको पढ़ेगा और जो उसको आंसर सही लगेगा वो उसका उत्तर देगा, चाहे वो सही दे या गलत दे, लेकिन वो उस पर अनुक्रिया करेगा और उसका उत्तर तैयार करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 काम हो गए। अध्यापक ने विषय वस्तु का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया, बच्चे ने उस पर अनुक्रिया की, यानी उसको जैसा भी उसका आंसर आया उसने दिया। शिक्षार्थी अपनी अनुक्रिया का मिलान सही उत्तर से करता है और उत्तर देने के तुरंत बाद वो क्या करता है, जो उसका सही उत्तर होता है उससे उसका मिलान करता है कि मैंने जो आंसर दिया क्या वो सही था या गलत था। उसके बाद में चौथी स्टेप क्या होती है, सही उत्तर आने पर उसे क्या करना है, इस संबंध में शिक्षार्थी को निर्देश दिया जाता है। यानी सही या गलत जो भी उत्तर आएगा वो जब आता है तो उसके बाद में अध्यापक के द्वारा उसे निर्देशित किया जाएगा कि अब उसे क्या करना है। तो फिर अध्यापक नेक्स्ट जो
विषय वस्तु का अंश है वो प्रस्तुत करता है, और इस तरह से ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। अर्थात इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि विद्यार्थी को प्रथम पद पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, फिर रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर विद्यार्थी को लिखकर देना होता है। यदि उत्तर सही हो जाता है तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कि उसको पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है, उसका मनोबल बढ़ाया जाता है और परीक्षार्थी अगले पद का अध्ययन करता है। और यदि उत्तर गलत हो जाता है तो नकारात्मक प्रतिपुष्टि दी जाती है, यानी उसको बताया जाता है कि तुमने जो भी आंसर दिया है वो गलत दिया है, और परीक्षार्थी को दोबारा पूर्व पद का ही अध्ययन करना होता है, यानी कि दोबारा से उस पद का अध्ययन करना होगा और फिर उसका आंसर देना होगा, और जब वो उसका सही आंसर देगा तब वह अगले पद पर जाएगा। तो इस प्रकार स्वगति से वह सीखता रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि वह अपनी गति से सीखता रहता है, यानी अगर तीव्र बुद्धि है तो वह जल्दी जल्दी सही आंसर देते हुए आगे निकल जाएगा, और मंद बुद्धि है तो वह अपने हिसाब से, और सामान्य बुद्धि है तो वह अपने हिसाब से। तो इस तरह से वह अपनी गति के अनुसार सीखता हुआ चलता है। और अब चर्चा करते हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषताओं की, कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। बिना शिक्षक की उपस्थिति के सामग्री या यंत्र छात्रों को बोलकर निर्देशित करता है और एक बार में एक व्यक्ति अधिगम प्राप्त करता है। तो ये इसकी विशेषता है कि यदि शिक्षक आपके पास नहीं है तब भी जो शिक्षण मशीन जो है वो छात्रों को बोल करके निर्देशित करेगी कि हाँ, आपका जो फर्स्ट फ्रेम है ये कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सेकंड में जाना है, या आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से उसमें पहले से ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती हैं, तो वह बिना अध्यापक की मदद के भी कार्य करती रहती है मशीन। और एक बार में एक विद्यार्थी अधिगम प्राप्त करता है, यानी कि मशीन पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, एक ही विद्यार्थी बैठेगा और वो एक बार में अधिगम प्राप्त करेगा, यानी कि सीखेगा और व्यवहार में परिवर्तन करेगा। यंत्र द्वारा अधिगम हेतु सामग्री थोड़ी मात्रा में प्रस्तुत की जाती है, यानी कि ये मैं आपको बता चुका हूँ, टुकड़ों में, छोटे छोटे पदों में अधिगम सामग्री प्रस्तुत की जाती है, क्योंकि छोटे पदों द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक अच्छी होती है तथा गलतियों से भी अधिक बचाव होता है, क्योंकि बड़े पद होंगे तो ज़्यादा गलतियां होंगी। अध्ययन की विषय वस्तु पूर्ण रूपेण निर्देशित एवं क्रमबद्ध होती है, यानी कि अध्ययन की विषय वस्तु है वो पूरी तरह से निर्देशित होती है। प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करता है, ठीक है, यानी कि अपनी क्षमता है उसके हिसाब से वो प्रगति करेगा। यानी कि अगर उसको विषय वस्तु के बारे में ज़्यादा नहीं नॉलेज है तो वह गलतियां करेगा, और गलतियां करेगा तो उसको फीडबैक मिलेगा और वह सुधार करेगा, लेकिन सुधार वह कर लेगा और उसके बाद में वह आगे बढ़ेगा। तो जैसी जिसकी स्पीड होगी उस गति से वह चलता रहेगा। छात्रों के उत्तर देने के शीघ्र बाद ही जांचे जाते हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जैसे आएगा उसके तुरंत बाद उस आंसर की जांच होगी। वह उन स्तरों में अवगत होकर सही दिशा में सही होने की दशा में पुनर्बलन प्राप्त करता है। तो यदि वह सही आंसर दे देता है तो वह पुनर्बलन प्राप्त करता है पॉजिटिव, और यदि वह गलत आंसर देता है तो नेगेटिव मिलता है। तो नेगेटिव मीन्स उसको बताया जाता है कि तुमने गलत आंसर दे दिया, तो सही आंसर से उसको अवगत करवाया जाता है, फिर वह उस पद को दोबारा पढ़ता है और फिर वह उसका सही आंसर दे करके आगे बढ़ता है। तो आंसर जब तुरंत मिल जाता है तो अपनी गलती का पता चल जाता है, और जब गलती का पता चल जाता है तो वह सही दिशा में आगे उसको सीख कर बढ़ने के लिए अग्रसर हो जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में छात्र स्वयं उसका निर्माण करते हैं। तो इस टाइप का जो अध्ययन होता है उसमें छात्र स्वयं उत्तरों का निर्माण करते हैं, यानी कि वह क्वेश्चन का आंसर देता है खुद, अध्यापक उसका मिलान करके उसको गलत या सही बताता है, लेकिन उत्तर का निर्माण जो है वो स्वयं छात्रों को ही करना होता है। दूसरा जो प्रकार है अभिक्रमित अनुदेशन उपागम का वो है साखीय। अभी तक हम पढ़ रहे थे रेखीय। तो रेखीय और साखीय में मूलभूत अंतर ये है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखीय चलता है एक सीधी रेखा की तरह है, ठीक है, और साखीय चलता है शाखाओं की तरह। नीचे चित्र दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। यानी इसमें पेड़ की शाखाओं की तरह शाखाएं होती हैं। इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड में। एक बार इसको देख लीजिए। इसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर हैं, 1960 में उन्होंने इसका विकास किया था। देखिए क्या होता है इसमें, जब विषय वस्तु को एक तार्किक क्रम में
क्रमबद्ध रूप से शाखाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि इसको हम कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, विद्यार्थी को प्रथम पद पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पद है वो दे दिया और वो पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। फिर रिक्त स्थान में उसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न किया जाता है और फिर रिक्त स्थान दिया जाता है और उस रिक्त स्थान में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर के उसका आंसर भरना होता है। ठीक है, उसमें बहुविकल्प होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 विकल्प हैं A, B, C। तो इस तरह से कई सारे विकल्प होते हैं। यदि उन विकल्प में से गलत विकल्प का चयन करता है विद्यार्थी तो वह उस गलत पद का अध्ययन करता है और जब वह अध्ययन कर लेता है तो उसे अपने आप ये ज्ञात हो जाता है कि उसका उत्तर गलत है। और जब उसको ये ज्ञात हो जाता है तो उसको नकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त होती है, यानी उसको बताया जाता है कि गलत है तो क्यों है और इसके लिए क्या करना चाहिए, और वह अगले पद का अध्ययन करता है। और यदि सही उत्तर आ जाता है तो वह सीधे ही अगले पद की तरफ बढ़ जाता है। यानी कि गलत आता है आंसर तब तो वह उस गलत उत्तर के बारे में भी जानता है और सही उत्तर प्राप्त करता है और फिर आगे वाले पद पर आता है। और यदि सही उत्तर उसने दे दिया तो डायरेक्ट ही वह अगले पद पर आ जाएगा और अगले क्वेश्चन का हल करने लग जाएगा, और जब अगले का हल कर देगा तो फिर उसके अगले पर चला जाएगा। यदि गलत करता है तो वह इसमें घूमता रहेगा और यदि सही कर देता है तो आगे आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से वह अपनी गति से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ता है। तो रेखीय और शाखीय में मूलभूत अंतर बस इतना सा है कि रेखीय एक सीधी रेखा की तरफ चलता है तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वहां पर मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते, आपको केवल एक उत्तर देना होता है। और यहां पर आपको ऑप्शन में से चुन करके एक उत्तर का आंसर देना होता है, यानी वहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता, यहां पर ऑप्शन मिलते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसमें और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होती हैं वो देखिएगा। शाखीय अभिक्रम में शिक्षार्थियों की कमजोरियों, कठिनाइयों और त्रुटियों अर्थात छात्र द्वारा की गई गलतियों को ध्यान में रखकर पदों का निर्माण किया जाता है। यानी बच्चों में क्या कमजोरी है, क्या कठिनाइयां उनके सामने आती हैं और वो क्या गलतियां करेंगे, इस तरह की गलतियों को ध्यान में रख करके पदों का निर्माण किया जाता है ताकि उनमें सुधार किया जा सके। जब हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के लिए विषय वस्तु तैयार कर रहे होते हैं तब की ये बात बताई जा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शाखीय अभिक्रम संचार प्रक्रिया पर आधारित है, यानी कि एक तरह से संचार प्रक्रिया पर आधारित आप इसको मान सकते हैं। इस प्रकार की अध्ययन विधि को क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं, यानी कि इसका विकास किसने किया, क्राउडर ने किया, तो आप इसे क्राउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कह सकते हैं। इस अभिक्रमित अध्ययन का आधार सीखने का कोई सिद्धांत न होकर केवल विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की तकनीक है। यानी कि ये जो अभिक्रमित अध्ययन है इसका आधार का कोई सिद्धांत न होकर के केवल विषय वस्तु के प्रस्तुत करने की टेक्नोलॉजी है। ठीक है, प्रभावशाली शिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग करके ज्यादा उपयोगी एवं असरकारक बनाने का प्रयास होता है। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का प्रयोग इसमें किया जाता है ताकि अच्छे से शिक्षण करवाया जा सके। अगली बात यहां पर यह बताई गई है कि इन पदों में विषय वस्तु का अंश कुछ ज्यादा होता है, यानी कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की तुलना में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विषय वस्तु का कुछ ज्यादा अंश होता है। यानी कि वहां पर एक सीधी रेखा में चलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होते, और यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो विषय वस्तु का अंश कुछ ज्यादा होता है। इसमें शिक्षार्थी एक पद पढ़ता है और बाद में बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करता है। यानी कि एक पद दे दिया और उसके बाद में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसको हम वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, और उसी टाइप के इसमें कुछ होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के। गलत उत्तर आने पर उपचारात्मक निर्देश छात्रों को दिए जाते हैं। यदि गलत उत्तर आया तो उपचारात्मक यानी कि उसका उपचार यानी कि सही उत्तर क्या होगा, इस तरह के निर्देश छात्रों को दिए जाते हैं। इसमें तुरंत छात्र अपना अनुक्रिया यानी कि अपनी अनुक्रिया या उत्तर का मिलान करता है, जिससे तुरंत पृष्ठ पोषण प्राप्त हो जाता है। यानी कि तुरंत उसको उत्तर मिल जाता है तो वह उसका सही आंसर प्राप्त करता है। उत्तर वह पहले देता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जो उत्तर दे रहा है वो सही ही है। अगर वह गलत है तो भी उसको फीडबैक मिलता है और सही है तब भी मिलता है।
छात्र की अनुक्रिया गलत होने पर उसे भूल सुधार बताया जाता है तथा गलती दूर करने का प्रयास किया जाता है और वह तब तक अगले फ्रेम में नहीं पहुंचता जब तक कि पिछले फ्रेम के प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे देता। इस विधि में छात्र की त्रुटि करने की कुछ संभावनाएं रहती हैं, यानी इसके दोष बताए जा रहे हैं यहाँ पर अभी कि इस विधि में छात्र की गलती करने की संभावनाएं बनी रहती हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह, मान लीजिए कि संयोगवश सही हो गया, उसने किसी आंसर का उत्तर चुना जो उसको नहीं आता था लेकिन वह संयोगवश सही हो गया, तो गलती करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संभावित त्रुटियों के आधार पर शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है और विषय वस्तु की ज्यादा मात्रा इसमें प्रस्तुत की जाती है। कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी विधि है, क्योंकि साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है ये कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए अनुपयोगी इसलिए बताई गई है क्योंकि जो तीव्र बुद्धि बालक हैं वो तेजी से इसमें आगे बढ़ जाते हैं और जो मंद बुद्धि हैं वो पीछे रहते रहते पीछे ही रह जाते हैं। तो यह उनके लिए अनुपयोगी है, क्योंकि जब तक मंद बुद्धि बालक है वो सही आंसर नहीं देगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर बच्चा तीव्र बुद्धि है तो वह फटाफट सही आंसर देता हुआ आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए यह विधि थोड़ी अनुपयोगी है। तो परीक्षा के लिए यह फैक्ट आप याद रखिएगा। और अब बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के थर्ड भेद की, जिसका नाम है अवरोही। ठीक है, इसका प्रतिपादन थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था 1962 में। क्यों किया था? गणित विषय के प्रत्ययों के लिए किया था। किसके आधार पर किया था? बीएफ स्किनर के सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया के आधार पर किया था। अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवहार समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन सिद्धांत का व्यवस्थित प्रयोग है, जो विषय वस्तु के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो अवरोही अभिक्रम अनुदेशन उपागम है यह किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? जो जटिल व्यवहार होता है, यानी कि जो चीजें जटिल होती हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन, यानी कि पुनर्निर्माण दोबारा बनाने के लिए पुनर्बलन जो प्रतिपुष्टि होती है उसके सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग करने के लिए और विषय वस्तु पर पूर्ण अधिकार हो जाए, इसका प्रतिनिधित्व करता है कौन? अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन उपागम। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, अनुबोध और अनुक्रिया के आधार पर विषय वस्तु पर स्वामित्व पद प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। अभी ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो प्रकार हैं ये परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो रेखीय और साखीय ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। यदि एग्जाम में कुछ आएगा तो इसके बाहर जाने की संभावनाएं कम होती हैं। अगला जो प्रकार है वो है कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। तो नाम से स्पष्ट है, कंप्यूटर का नाम आया है तो निश्चित रूप से कंप्यूटर का कोई न कोई कार्य इसमें होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो तीनों ऊपर वाले जो हमने पढ़े, रेखीय, साखीय और अवरोही, उन तीनों प्रकारों के अनुदेशन का प्रयोग इसमें किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन में उक्त तीनों प्रकार के अनुदेशन का उपयोग किया जा सकता है। इसमें अधिगमकर्ता कंप्यूटर में वांछित अनुदेशनों के आधार पर तैयार पैकेज जैसे हिंदी या अन्य विषयों के विभिन्न प्रकरणों पर कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रोग्राम को स्वयं कंप्यूटर में लोड करता है तथा उसे प्रारंभ कर किसी प्रकरण में एक एक पद को पढ़कर उसमें लिखे प्रश्नों की अनुक्रिया करता चलता जाता है। यदि अंत में अधिगमकर्ता परीक्षण के दौरान गलत उत्तर देता है तो कंप्यूटर रेखीय प्रकार में बीप की ध्वनि देता है तथा उत्तर को स्वीकार नहीं करता, और जब तक कि सही उत्तर प्राप्त नहीं होता वह कार्य नहीं करता। इस प्रकार कंप्यूटर द्वारा सही उत्तर को स्वीकार किया जाता है और इसी प्रकार साखीय व अवरोही अभिक्रम अनुदेशन को कंप्यूटर के द्वारा संचालित किया जाता है। मूल रूप से इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रेखीय, साखीय और अवरोही ये तीनों जो प्रक्रियाएं हैं जो एक शिक्षण मशीन में होती हैं वो लोड कर दी जाती है कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर ठीक उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से वो शिक्षण मशीन करती थी।
तो यहाँ पर रेखीय है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बना करके उसमें सेट कर दिया। तो आप सही उत्तर बता दिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे, और यदि आप गलत उत्तर बताएंगे तो कंप्यूटर एक बीप की आवाज निकालेगा और आपको तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक आप उसका सही आंसर नहीं बता देते। तो वो सारी प्रक्रियाएं कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा इन ऊपर वाले 3 प्रकार में, वो सारी की सारी प्रक्रिया एक कंप्यूटर में भी की जा सकती है और उसी को हम कंप्यूटर आधारित अभिक्रम कहते हैं। अगला जो प्रकार है वो है अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो नाम से स्पष्ट है अनुकूलीय, यानी कि इसमें हमें कुछ अनुकूलता मिलती है। इसका प्रतिपादन किया गार्डन पास्क ने, यानी ये जो मशीन है इसका प्रयोग, जो अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग जब हम उस मशीन से करवा रहे होते हैं तो हमें जहां आवश्यकता होती है तब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग मात्र मशीन से किया जाता है जो छात्र की आवश्यकता अनुसार अनुकूलन बन जाता है उसके लिए। तो यह विभिन्न योग्यता प्राप्त छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यानी कि विभिन्न योग्यता प्राप्त जो छात्र कर चुके हैं और उनकी जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका नाम है अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो प्यारे साथियों, ये थे अभिक्रमित अनुदेशन उपागम के 5 भेद। उम्मीद करता हूँ ये पांचों के पांचों आपको ज़रूर समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी प्रकार का डाउट है तो निसंकोच आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, और इस वीडियो की PDF भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेयर। अगर किसी के पास फ़ोन में टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो पहले आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद उसमें आपको सर्च करना है स्काई एजुकेयर। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको उसमें वो PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। ये बेल आइकन आप ज़रूर हिट करें, अगर आप इसे नहीं हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।